हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग का बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो आ गया है। और उसी को लेकर दोस्तों हम लोग जो हैं एक डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि किसके सेट प्रैक्टिस का डिस्कशन करेंगे, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट निकाला गया है उसका डिस्कशन। और इसका अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट टेस्ट का डिस्कशन। पहला टेस्ट है हमारा आज का और इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारा राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा विधानसभा। तो देखिए, संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो हैं संसद के अंग होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। विधानसभा जो है दोस्तों, ये किसका निकाय होता है? तो ये जो है राज्य विधानमंडल का निकाय होता है। किसका? राज्य विधानमंडल का निकाय होता है। राज्य विधानमंडल की बात कर लेगा आपसे, तो राज्य विधानमंडल में कौन कौन से होते हैं? तो राज्य विधानमंडल में जो होते हैं, एक हमारे होते हैं राज्यपाल होते हैं। कौन? जैसे राष्ट्रपति संसद में होता है वैसे ही राज्यपाल होते हैं। दूसरा हमारा तो विधानसभा होता है और तीसरा जो होता है वो दोस्तों विधान परिषद होता है। अगर आपसे विधान परिषद पूछ लेगा तो विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, भारत के 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला कथन हमारा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले के प्रश्न में हम लोगों ने देखा था कि राज्यपाल जो है दोस्तों विधानमंडल का अंग होता है। तो यही जो कथन जो है हमारा वह गलत है और यहाँ पे पूछ भी रहा है दोस्तों असत्य कथन। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यह भी सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि लोकसभा कौन सा सदन है, तो लोकसभा जो है दोस्तों अस्थायी सदन है। क्या? अस्थायी सदन है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में भंग होती है। क्या? भंग होती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा को भंग कौन करता है, तो लोकसभा को भंग जो करता है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि राज्यसभा संसद जो है राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और इसका 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, तो सेवा मतलब नए चुने जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। तो देखिए दोस्तों, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ हुआ था क्या दोस्तों? तो 1984, ये घटना जो है 1984 की घटना है। कब? 1984। अगर आपसे छोटा डेट पूछ लेगा तो 3 या 4 दिसंबर, यानी रात की घटना थी। 3 या 4 दिसंबर को यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, जो कि अमेरिका की कंपनी थी, जिसका प्लांट जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में था। उसमें दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण जो है दोस्तों बहुत ही क्षति हुई थी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि मिथाइल आइसोसाइनाइट जो त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगर कौन सी कंपनी पूछेगा तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। और अगर पूछेगा यूनियन कार्बाइड कंपनी कौन से देश की है, तो यह अमेरिका की कंपनी थी। और अगर आपसे पूछ लेगा कि यह घटना कब हुई थी, तो यह घटना जो हुई थी 3-4 दिसंबर 1900 कब हुआ था? तो 1984 को हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है वो एक पंचायती राज में किया गया है और एक नगर पालिका में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 3 और 4 सही। अगर आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि पंचायती राज में आरक्षण जो है महिलाओं को कब मिला था, तो यह जो है
कब मिला था? तो यह 71वां संविधान संशोधन का 73वां संविधान संशोधन के तहत मिला था, और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। अगर पूछ ले दोस्तों, सबसे पहला पंचायती राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला राज्य कौन बना है? तो हमारा बिहार बना है। कौन? बिहार बना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोग निवास करते हैं जिनकी जनसंख्या अनुपात का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह हिंदू के है। कि कितने की? हिंदू की, उसके बाद जो है मुस्लिमों की है। किसकी? मुसलमानों की है। और उसके बाद जो दोस्तों ईसाइयों की, उसके बाद सिख की, और उसके बाद जो है बौद्ध की, उसके बाद जो है जैन धर्म की। तो इसके अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो उसके बाद ईसाई हो जाएगा, सिख हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सबसे कम जो है वह जैन का है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 20 में है। कौन सा? अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 की बात कर लेगा आपसे, तो अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं निजता का अधिकार भी जो है अनुच्छेद 21 में ही है। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद में 2 में क्या है दोस्तों? तो राज्यों का संघ होगा। ये भारत एक राज्यों का संघ होगा, यह जो दोस्तों 1 में है। और 2 में क्या है? तो इसका विस्तार जो है भारत की सीमा का विस्तार कौन नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी को दूसरे देश पर का इसमें अधिकार नहीं हो सकता है। 19 के 4 में क्या है? तो इसमें जो है दोस्तों क्या है? तो इसमें जो है स्वतंत्रता की आज़ादी है, कहीं भी घूमने फिरने की चारों जगह में, सभी जगह में घूमने की स्वतंत्रता की आज़ादी जो है यह अनुच्छेद 19 के 4 में है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्षता से संबंध है दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी धर्म का ना होना, यानी उस पर किसी धर्म का प्रभुत्व नहीं होना। तो भारत का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन असत्य की बात कर रहा है, तो इसमें गलत का पूछ रहा है। पहला कथन है, 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। हाँ दोस्तों, तो बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात को कब बनाया गया था? तो 1960 में। यह कथन जो हमारा बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले कथन की ओर। तो अगला कथन है, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था। तो मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया था, यह कथन जो दोस्तों हमारा गलत है। क्योंकि मेघालय जो दोस्तों मणिपुर से अलग करके नहीं, बल्कि यह जो बनाया गया था यह असम से अलग करके बनाया गया था। कैसे? असम से। तो यही जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है कथन, तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, यह कथन सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे, यह भी सही है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सिक्किम राज्य कब बना था, तो सिक्किम जो बना था यह 1975 में बना था। कब? 75 में। अगर आपसे पूछ ले त्रिपुरा कब बना था, तो त्रिपुरा भी 1972 में बना था। अगला प्रश्न है, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। तो शाह जांच आयोग जो है दोस्तों ये किस लिए गठित किया था? तो यह आपातकालीन के दौरान गतिविधियों को जांच हेतु। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित है? तो भारत में संघात्मक व्यवस्था जो दोस्तों सर्वोत्तम रूप से जो परिलक्षित है वह 7वीं अनुसूची द्वारा है। किसमें? 7वीं अनुसूची द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों संघात्मक की चर्चा नहीं, इसमें क्या है? किसकी चर्चा है? तो इसमें जो चर्चा है किसकी है? तो इसमें समानता, बंधुत्वता और की आजादी की, स्वतंत्रता की बात है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? यानी कौन सा मापदंड जो है गलत है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए? पहला कथन है, किसी
उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका है। यह जो है बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यह भी सही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर कम से कम 5 वर्ष कर चुका है, यही दोस्तों गलत है। हमारा आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो मद्यपान तथा नशाखोरी पर जो प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। इसकी चर्चा जो है कब कौन से अनुच्छेद में? तो इसकी चर्चा जो अनुच्छेद 47 में, कितना 47 में। और हम सबको पता है कि डीपीएस में जो 36 से 51 तक के जितने भी अनुच्छेद आते हैं वह किस में आते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। मूल कर्तव्यों की चर्चा किस में है? तो मूल कर्तव्यों की चर्चा दोस्तों 51 के क में है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो, अगर आपसे भाग पूछेगा तो भाग 4 के क में है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो यह सोवियत संघ से लिया गया। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति से संबंधित नहीं है? तो पहला है हमारा राजनयिक और सैन्य शक्ति। यही आंसर दोस्तों हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि राजनयिक और सैन्य शक्ति जो है, यह शक्ति जो है राष्ट्रपति का है। किसका? राष्ट्रपति का। राज्य में दोस्तों राज्यपाल जो होता है यह राष्ट्रपति का क्या बोलते हैं? अधिकारी होता है, अधिकारी के तौर पर नियुक्त होता है। और इसके पास जो क्षमा विराम और परिहार करने की शक्ति होती है। राज्य विधानसभा को आहूत करना एवं स्थगित करने का शक्ति भी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की भी पावर जो है राज्यपाल के पास होता है। लेकिन सैन्य शक्ति जो दोस्तों या राज्यपाल के पास नहीं होता है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन से के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, तो सोन नदी दोस्तों, सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है और बिहार के पटना में गंगा से आकर मिलती है। और हम सबको पता है दोस्तों कि पटना जो कि पहले दोस्तों पटना के आसपास का क्षेत्र क्या था? तो मगध कहलाता था। क्या? मगध। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मगध की राजधानी अगर से आपसे पूछ लेगा तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी जो थी वह गृह थी। काशी की राजधानी पूछेगा आपसे तो काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। कहाँ? वाराणसी। अगर अवंती की राजधानी आपसे पूछ ले तो अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। कहाँ? उज्जैन थी। बज्जी संघ की अगर आपसे पूछ ले राजधानी तो यह कहाँ थी? तो यह वैशाली थी। कहाँ? वैशाली। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि मगध पर शासन करने का जो राजाओं का, तो इसका ट्रिक क्या है? हसीन मशुकसा। हसीन मशुकसा, इसको भी आप रखें, यानी हस से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, इसी प्रकार से हसीन मशुक, फिर उसके बाद मशुक मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कन्ना वंश, ऐसे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन हमारा सिंध। हाँ दोस्तों, तो सिंध से हड़प्पा, क्या हड़प्पा प्राप्त, हड़प्पा जो शहर है वह सिंध में ही है। गुजरात से अगर पूछ ले तो गुजरात में कौन सा शहर है? तो धौलावीरा हमारा गुजरात में हो जाएगा। एक लोथल जो है यह भी गुजरात में हो जाएगा। अगर पूछ ले राजस्थान में, तो राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर है? तो कालीबंगा। कौन सा? कालीबंगा आपका हो जाएगा। और एक पीलीबंगा, पीलीबंगा, ये सब जो है राजस्थान में है। हरियाणा से अगर पूछ ले तो हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी, कौन सी हो गया हमारा? राखीगढ़ी हरियाणा में हो गया। पंजाब में अगर पूछ ले तो रोपड़ जो है यह पंजाब में है। तो सभी का जो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो सारे शहर में हड़प्पा नगर जो है प्राप्त है, यानी आंसर जो है हमारा डी सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन था? तो सबसे पहले खोजा गया शहर था जो था वह हड़प्पा था। और यह हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो यह राबी नदी के किनारे था। दूसरा शहर की बात कर ले तो दूसरा शहर था जो था दोस्तों मोहनजोदाड़ो था। कौन? मोहनजोदाड़ो। यह किस नदी के किनारे था? तो यह सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे पर। अगर आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा शहर की खोज कब हुई थी? तो यह 1921 में हुई थी। किसके द्वारा खोजा गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने। कब किया गया था?
तो 1922 में। इतने को अब ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो हेड था तो वो कौन था, तो वो सर जॉन मार्शल थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में जो अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों, यह जहांगीर ने लिखी थी। कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने कौन सी लिखी थी? तो जहांगीर नामा। कौन? जहांगीर नामा। अकबर की जीवनी को किसने लिखा था? तो अकबर की जीवनी को अकबर ने लिखा था। किसने? अकबर ने लिखा था। अकबर ने नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, अकबर अनपढ़ था। तो अकबर की जीवनी को लिखा था अब्बुल फजल ने। किसने? अब्बुल फजल ने, जो कि इनका दरबारी कवि था। बाबर ने दोस्तों अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी थी? तो बाबरनामा। इन्होंने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। और अगर पूछे आपसे दोस्तों कि हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, जो कि कौन थी? अकबर की बुआ थी। और अकबर के पिता कौन थे? तो हुमायूं थे। कौन? हुमायूं थे। औरंगजेब से अगर आपसे प्रश्न पूछे तो औरंगजेब तो बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और औरंगजेब और किसके बीच संघर्ष अत्यधिक हुआ था? तो औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुआ था। औरंगजेब की अगर आपसे मृत्यु पूछ ले कब हुआ था, तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इसके बाद ही दोस्तों ये कहा जाता है कि मुगलों का पतन काल जो है वह शुरू हो गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाब का सही कालानुक्रम है? तो देखिए दोस्तों, बंगाल की स्थापना जो है मुर्शिद कुली खान ने किसने? मुर्शिद कुली खान ने किया था। उसके बाद जो दोस्तों उसके गद्दी पर बैठा अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के दोस्तों 3 पुत्रियां थी। कौन? 3 पुत्रियां थी और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए उसके बाद जो दोस्तों उनकी गद्दी पर बैठा था कौन? सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला के बाद दोस्तों कौन बैठा था गद्दी पर? तो मीर जाफर। कौन? मीर जाफर बैठा था। और मीर जाफर के बाद दोस्तों मीर कासिम बैठा था। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगर आपसे बोल दोस्तों कि मुर्शिदाबाद को किसने बताया था, तो मुर्शिदी कुली खान ने बताया था। अगर आपसे पूछ ले सिराजुद्दौला से, तो सिराजुद्दौला से आप लोग दो 1757 का प्लासी का युद्ध रखेगा। अगर आपसे पूछ ले 1756 में, तो ब्लैक होल की घटना। कौन सी? ब्लैक होल की घटना जो दोस्तों यह सिराजुद्दौला के कार्यकाल में हुई थी। इसमें दोस्तों इसका व्याख्या किसने किया था? तो इसकी व्याख्या जो है हॉलवेल ने किया था। किसने? हॉलवेल नामक विद्वान ने किया था। जिसमें क्या किया था कि अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था और उसमें दोस्तों जहरीली गैस को छोड़ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक जो है ज्योतिबा फूले है। कौन? ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? तो यह भी ज्योतिबा फूले के द्वारा ही किया गया था। भीमराव अंबेडकर से पूछ ले प्रश्न आपको, तो इन्हें दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इनका अगर जन्म पूछे तो इनका जन्म जो है महू में हुआ था। कहूँ महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये किस जाति से आते थे? तो ये महार जाति से आते थे। किसने? महार जाति से। और इन्होंने दोस्तों संविधान का प्रारूप तैयार करने में अहम योगदान निभाया था। और इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जब भीमराव अंबेडकर बंगाल के क्षेत्र में थे, उसके बाद इनको किस स्थान से संविधान सभा में जगह मिला था? तो पहले तो ये पश्चिम बंगाल से थे, लेकिन जब बंगाल का बंटवारा हो गया तो उसके बाद ये फिर आए किसमें? बंगाल का बंटवारा हो गया और ये पाकिस्तान में चला गया बंगाल। तब इन्होंने महाराष्ट्र से संविधान सभा में अपना उपस्थिति दर्ज करवाया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य क्या था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। और उन्हीं के समय में स्वराज शब्द का लक्ष्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? तो 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो चुना गया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस ने
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, अगर आपसे पूछ ले कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की। अगर आपसे पूछ लो कि जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और किसने, तो और दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और अगर आपसे पूछ लो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सरदार पटेल की अगर बात पूछ ले तो इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किन्हें, इंदिरा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। बापू किसने कहा, तो बापू किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी ने कौन से, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, यह कब हुआ था, तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह के दौरान जान किसने बचाई थी, तो बतक मियां ने बचाई थी। किसने, बतक मियां ने जान बचाई थी। तो इतने प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त होती है। तो देखो दोस्तों, अशोक 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 जो दोस्तों मौर्य वंश का एक प्रतापी राजा हुआ। क्या, मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक हुआ। और इन्होंने 14 शिलालेख लिखे। किसने, 14 शिलालेख लिखे। उसमें इन्होंने अपनी खरोष्टी, ब्राह्मी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 14 अभिलेख में 13वें अभिलेख में इन्होंने किसकी चर्चा किया, तो इन्होंने 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की है। किसने, कलिंग युद्ध की चर्चा की है। अगर आपसे पूछ ले अशोक के पिता का क्या नाम था, तो अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। क्या, बिंदुसार था। और अगर अशोक के दादा का नाम पूछ ले तो अशोक के दादा का नाम क्या था, तो अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या बोलते हैं, गुरु कौन थे, तो वह तो चाणक्य। कौन थे, चाणक्य। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला में महान केंद्र था। तो कुषाण काल में बौद्ध कला में जो महान केंद्र था वह नागार्जुन कुंड और अमरावती दोनों था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो पहला सूची है कैलाश मंदिर। तो कैलाश मंदिर जो दोस्तों एक कांचीपुरम है। कहा, कांचीपुरम में है। होयसल मंदिर कहाँ है, तो होयसल मंदिर जो है दोस्तों, या माफ कीजिए, होयसल मंदिर, कैलाश मंदिर कांचीपुरम में। कैलाश मंदिर जो है यह कांची मंदिर, होयसल मंदिर हॉबलिड में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। कहा, तंजौर में है। और गोमतेश्वर के मंदिर श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो चंदावर का युद्ध जो दोस्तों वह जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच, या मोहम्मद बिन शाम को ही दोस्तों मोहम्मद गौरी कहा जाता है। क्या, मोहम्मद गौरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले चंदावर के युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। कब, 94 में या हुआ था। और 1191 में क्या हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या, तराइन का प्रथम युद्ध। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1192 में दोस्तों तराइन का युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो गए थे। और तराइन का दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी विजय हो गया था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइए। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख जो दोस्तों यह मदसौर अभिलेख में मिलता है। किसमें, मदसौर अभिलेख में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ का अभिलेख किससे है, तो रुद्रदामन से। किससे, रुद्रदामन से। और प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख किससे है, तो हरिसेन से। किससे, हरिसेन से। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सूर्यास्त नियम का संबंध जो दोस्तों यह स्तंभरारी बंदोबस्त से। किससे, स्तंभरारी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर बी ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा
अगर आपसे पूछ ले कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब हुई थी, तो ये 1820 में हुई थी। अगर महलवाड़ी से पूछ ले तो महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में आया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो यह जो दोस्तों यह सही है कथन हमारा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में महात्मा गांधी ने को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करे। यह भी कथन जो दोस्तों हमारा सही है। तीसरा कथन है, असहयोग आंदोलन को में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया था। ये कथन जो दोस्तों हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछे तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या, नरेंद्र दत्त। और इनको स्वामी की उपाधि किसने, विवेकानंद किन्होंने दिया। तो इन्होंने विवेकानंद का नाम किसने किया, तो खेतड़ी महाराज। किसने, खेतड़ी महाराज। किसने, खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ने। अगर आपसे पूछ लो दोस्तों कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। और कब लिया था, तो 1893 ईस्वी में। कब, 1993 ईस्वी में, माफ कीजिए 1893 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का नाम जो है दक्षिणी महासागर है। क्या, दक्षिणी महासागर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कार्यांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है। तो कौन से, आग्नेय चट्टान और सेल अवसादी दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो सागरीय जल में क्या पाया जाता है, खारा पानी पाया जाता है। क्या, खारापन पाया जाता है। और खारापन में क्या पाया जाता है, तो सोडियम, नमक पाया जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहद ज्वार आने की स्थिति क्या है। तो बृहद ज्वार आने की स्थिति क्या है, तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिका को प्रकृति कौन करता है। तो यह कौन करता है, प्रेरी घास का मैदान। यानी पूछ रहा है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती भूमि की प्रकृति वनस्पति कौन से, तो प्रेरी। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। तो पहला असम। असम को दोस्तों सीमा स्पर्श नहीं करते। मेघालय को भी नहीं करते। त्रिपुरा जो दोस्तों ये तीनों से कहाँ से घिरा हुआ है, तो यह बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। तो एक, तीन और नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 5। 4 और 5 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 और 5, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमारा 4 और 5 सही है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। यह कथन जो बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। हाँ दोस्तों, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और महावेली गंगा जो दोस्तों यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी नहीं दोस्तों, कोलंबो का जो बंदरगाह है पश्चिमी तट पर है। किस पर, पश्चिमी तट पर। तो यही जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और श्रीलंका का कैंडी नगर को बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भी माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आंतरिक हिमालय के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों यह बृहद हिमालय और महान हिमालय को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ट्रांस हिमालय को दोस्तों यह बाहरी भाग माना जाता है। शिवालिक दोस्तों हिमालय का सबसे निचली हिस्सा है। अगला प्रश्न है,
मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार है, तो इस विभाजन के आधार है दोस्तों जनजातीय। गारो, खासी, जंतिया दोस्तों मेघालय की एक जनजाति है, उसी के नाम पर दोस्तों पहाड़ों का नामकरण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुगडुम हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व की दिशा में अनुदैर्घ्य रूप से बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर के समान मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करते हैं। तो यह दोस्तों कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम। देखिए दोस्तों, ये भारत हो गया हमारा, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है दोस्तों, ये पश्चिमी भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर मानसून वापसी के समय में कहाँ वर्षा पूछे आपसे, तो मानसून वापसी के समय जो है दोस्तों तमिलनाडु में वर्षा होती है। कहाँ? तमिलनाडु में वर्षा होती है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले जो वर्षा होती है वह केरल के तट पर होती है। केरल के तट पर होती है, और भारत के अधिकतर भाग में जो वर्षा होती है पश्चिमी मानसूनी तट से ही होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही होती है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े। नहीं दोस्तों, जब वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो हम नहीं देख सकते हैं। वस्तु पर प्रकाश पड़ने के बाद हमारे आंखों पर भी पड़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतःश्वसित वायु एवं उच्छादित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो अंतःश्वसित वायु और उच्छादित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है, ऑक्सीजन वायुमंडल में किस प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं और 16.4% ऑक्सीजन जो है हम लोग छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय स्पंदन को मापने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यानी ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। स्टेथोस्कोप की बात करें तो इसे बोलचाल की भाषा में आला कहा जाता है, और इससे दोस्तों क्या किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को सुना जाता है। और दोस्तों ईईजी ये इसका संबंध जो है दोस्तों मस्तिष्क से। क्या? मस्तिष्क से। और पेस मेकर की बात करें तो ये पेस मेकर कहाँ लगाया जाता है? तो पेस मेकर का काम जो है दोस्तों हृदय के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही, ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य में तो घास जो दोस्तों, घास को कीट खाएगा, कीट को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा और सांप को गरुड़ खाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कॉड लिवर में तेल विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? तो कॉड लिवर जो जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, ये मछली से प्राप्त होता है। किससे? मछली से प्राप्त होता है। हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। हाँ दोस्तों, तो मछली है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सूची 1 और सूची 2 को आविष्कार और आविष्कारक को मिलाने की बात कर रहा है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है किण्वन। तो किण्वन की खोज किसने किया था? तो किण्वन की खोज जो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नहीं दोस्तों, माफ कीजिए, किण्वन की खोज किया था, यहाँ देख लेते, चेचक का टीका किसने किया था? तो चेचक का टीका जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। 3 का 2 हो जाएगा। और पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? पेनिसिलिन की खोज किया था, यानी 2 का 4। और किण्वन की खोज किया था लुई पास्चर ने। किसने? लुई पास्चर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही हो जाएगा। अगला है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होता है जो उसमें से अग्निरोधक बताती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो यह जो है मेलामाइन की परत होती है। किसकी? मेलामाइन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भू स्पंदन के लिए उत्तरदायी है? तो भू स्पंदन के लिए जो उत्तरदायी है दोस्तों, यह
हमारा भूपर्पटी है। कौन? भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों के तने की परिधि की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किस कारण का उपयोग? तो पौधे के तने की वृद्धि के लिए दोस्तों, तने की परिधि की वृद्धि के लिए यह पार्श्व विभाज्योतिकी यानी लेटरल मेरिस्टेम यह जो दोस्तों अथवा कैम्बियम जो है दोस्तों उपयोगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछ ले कि तने के आगे की ओर वृद्धि के लिए, तो यह शीर्ष विभाज्योतिकी काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ फसल का युग्म नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो गेहूं और धान, ये दोस्तों ये रबी है और यह जो है खरीफ है। सरसों रबी है, अरहर खरीफ है, लेकिन उड़द और सोयाबीन यही जो दोस्तों हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न हमारा, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए जो तत्व उत्तरदायी है दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नल का सबसे लंबा भाग जो है वह क्षुद्रांत है। कौन? क्षुद्रांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो दोस्तों यह अनियंत्रित संलयन पर आधारित है। कौन? अगर आपसे परमाणु बम पूछ ले तो अनियंत्रित विखंडन पर आधारित है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस तत्व का ब्लॉक है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम यह इस तत्व का ब्लॉक है। किसका? इस तत्व का ब्लॉक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस ब्लॉक का तत्व है दोस्तों, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकारक एवं उपचायक दोनों होते हैं? तो ऑक्सीकारक एवं उपचायक दोनों जो होते हैं दोस्तों वह रेडॉक्स अभिक्रिया में होते हैं। किसमें? रेडॉक्स अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का आरोही क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों घटते क्रम में, तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे कम मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहला हमारा कंकाल पेशियां। कंकाल पेशियां अनैच्छिक नहीं दोस्तों, यह ऐच्छिक पेशियां हैं। अतरंग पेशियां यह अनैच्छिक है दोस्तों। हृदय पेशी यह भी अनैच्छिक है। तो तीनों का तीनों जो दोस्तों यह गलत है और यहाँ पर गलत ही पूछ रहा है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो ओम का नियम को क्या होता है दोस्तों? V बराबर IR। तो यह जो हमारा ऑप्शन ए नंबर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंग दैर्घ्य को बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो बढ़ता हुआ, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों वह किसका होता है? तो वह होता है बढ़ता हुआ बोल रहा दोस्तों। सबसे ज्यादा जो तो गामा किरण को होता है, उसके बाद एक्स किरण का, उसके बाद अवरक्त किरण का, उसके बाद रेडियो तरंग का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यानी घटते क्रम में बोल रहा है। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर क्षार उपस्थित नहीं है? तो डीएनए में निम्नलिखित में जो क्षार उपस्थित नहीं है दोस्तों ये यूरोसिल उपस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तुएं को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा से चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाती है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहता है? मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर प्रकाश यहाँ से प्रकाश गमन कर रहा है और यहाँ बीच में अगर छोटी वस्तु या कोई भी अपारदर्शी वस्तु रख दें तो प्रकाश जो है इधर से इसके बगल से होकर गुजर जाता है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसे हो? तो प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोस्तों प्रकाश का प्रकृति जो है न तो कण होता है और न ही तरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो यह किसकी? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के
महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया गया? तो साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है और कहाँ हुआ दोस्तों? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि परीक्षा में प्रश्न जो डायरेक्ट यहीं से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। किसमें? शिवपुरी जिले में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किया गया मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वह क्या था? तो म्यांमार में जो भूकंप आया था दोस्तों, उसके बाद वहां के भूकंप के बाद सहायता प्रदान पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्य रात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो यह कौन किया गया? तो यह जो किया गया था वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। अगला प्रश्न हमारा गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? तो गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो शामिल किया गया वह 17 अप्रैल 2025 को किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थ यात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो यह लिपुलेख दर्रे का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिसका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इन कौन बना है तो दोस्तों? तो वी आर अनंथा नागेश्वरम। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? तो वी आर अनंथा नागेश्वरम। आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी आर अनंथा नागेश्वरम। इनको वीवीआई कर लीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। अगला प्रश्न है बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर सचिन तेंदुलकर का अन्य नाम पूछे तो मास्टर ब्लास्टर के नाम से इन्हें सचिन तेंदुलकर को जाना जाता है और सबको पता है क्रिकेट खेलते हैं। अगला प्रश्न है 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना का 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो 22 जनवरी 2025 को कौन सी योजना की 10वीं वर्ष यानी तो 22 जनवरी 2025 को दोस्तों हरियाणा के सोनीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका अभी जो है दोस्तों 10वीं वर्षगांठ मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई तो 2014 से, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की तो इसकी भी 2014 से, स्वच्छ भारत अभियान की पूछ ले तो यह भी 2014 में शुरू हुआ है। अगर आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत 2016 से हुई है। कब? 2016 से। अगर आप छोड़ रहे अगला पूछ लें 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो दोस्तों आयोजित किया गया है यह कहाँ किया गया? तो यह जो है बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है वह नरेंद्र कपानी है। कौन? नरेंद्र कपानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हिंदी का प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों को मेल को संधि कहते हैं। क्या? संधि। अजन्म में कौन सा समास है? तो अजन्म में दोस्तों अवयवी भाव समास है। कौन सा? अवयवी भाव समास है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो दोस्तों एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। कौन? कहाँ? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था दोस्तों वो 1939 से 1945 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
लघु पतन के समय क्या होता है? तो लघु पतन के समय क्या होता है? तो लघु पतन जब होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो दोस्तों यह नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? तो हरित क्रांति का जो प्रभाव दोस्तों मुख्य रूप से था पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। श्रम बल जनसंख्या के किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो श्रम बल जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। अगला है, औपचारिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में। तो सबसे कम कृषि, उसके बाद विनिर्माण और सेवा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो यह दोस्तों कथन गलत है और जो दोस्तों ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO का गठन कब हुआ था? WTO का गठन जो है दोस्तों 1995 में हुआ था। कब? 1995 में। अगला प्रश्न हमारा, चूज द अप्रोप्रिएट फेमिनी फ्रॉम हॉर्स। तो हॉर्स का स्पेलिंग क्या होगा? तो हॉर्स का मेयर हो जाएगा। क्या? हॉर्स। हॉर्स में घोड़ा, मेयर में घोड़े। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला फाउंड द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसमें अब्स्ट्रैक्ट कौन हो जाएगा? तो डार्कनेस जो दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट। अगला है, विच एमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट पुलर। तो बेबीज हमारा पुलर हो जाएगा, सिटीज पुलर होगा, बोट, लेकिन न्यूक्लियस जो दोस्तों यह पुलर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार जो दोस्तों यह केशव दास है। कौन? केशव दास। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन के निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो उबेर कप। कौन सा? उबेर कप। अगला है, एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें से दोस्तों घन का आयतन से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद दोस्तों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अप्लाई कर देंगे। तो इसका सही उत्तर जो जगह हमारा वो कितना होगा? तो 729 हो जाएगा। तो 864 हो जाएगा। कितना? 864 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर विक्रय मूल्य और कीमत 4 गुनी हो जाती है तो इसका आंसर जो होगा 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। 93 को सॉल्व करेगा तो 93 को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? तो डी हो जाएगा। कितना? डी। और 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 सही हो जाएगा हमारा। 95 को सॉल्व करेगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अगर आप लोग बोलेगा दोस्तों मैथ का भी अगर डिस्कशन करवाने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैथ का भी डिस्कशन हम करवा देंगे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 96 का जो हो जाएगा दोस्तों 59 हो जाएगा। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। कितना? 48 हो जाएगा। 98 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 98 को सॉल्व करेगा इसका आंसर हो जाएगा 194। और 99 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, 2/9। और 100 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह 16 डिग्री हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।